हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 23वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे परमिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ डिफिनेशन की बात कर लिए थे और हम लोग बात कर लिए थे डार्सी लॉ का। तो डार्सी लॉ का यूज करके हम लोग के का मान निकाल सकते हैं, मतलब परमिबिलिटी का मान निकालना सीख चुके थे, ठीक है। वहां पर क्या था, एक सॉइल था, ठीक है ना। इस सॉइल की हमें क्या करनी थी, परमिबिलिटी निकालनी थी। इस सॉइल का हमें क्रॉस सेक्शन पता होता है, इस क्रॉस सेक्शन पता होता है और इसकी लंबाई पता रहती है। और सॉइल या तो सैंड रहेगा या तो ग्रेवल रहेगा अथवा सिल्ट रहेगा, मतलब एक ही सॉइल रहेगा, एक ही सॉइल रहेगा। तब जा करके हम लोग Q बराबर K इंटू आई ये करके K का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो जाए, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। अब क्या हो जाए, ये सॉइल थोड़ा सा बदल जाए। ये जो सॉइल था आपको दिख रहा है काला काला, ये काला काला जो दिख रहा है सॉइल, ठीक है ना। अगर इसी में क्या कोई और दूसरा सॉइल आ जाए, देखिए सॉइल बदल गया, इसमें दो सॉइल मिल गए, अलग अलग सॉइल आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आ गए। और पहली बार हम जब देख रहे थे, जब पहला ले रहे थे, जब डार्सी वाले की बात कर रहे थे, जब के की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पर केवल एक ही फ्लूइड जो है बह रहा था। मान लेते हैं उधर क्या था, हमारा केवल पानी था, ये केवल वाटर था, ये केवल हमारा क्या है, वाटर था, वही इसके अंदर फ्लो हो रहा था। तब हम लोग निकाल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ठीक है। केवल फ्लूइड एक ही था और सॉइल भी हमारा एक ही था, दो सॉइल नहीं था। लेकिन अभी केस हम बदल दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें देखिए कुछ और भी मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं, मान लीजिए इस पानी में दूध भी मिला दिए, ठीक है। अलग अलग फ्लूइड हो गया, इसमें दो फ्लूइड अथवा दो से ज्यादा फ्लूइड हो सकते हैं। अथवा देखिए सॉइल के अंदर एक ही सॉइल नहीं है, एक से ज्यादा सॉइल रहेंगे, तो वहां पर भी एक परमिबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, इसी के हेल्प से इसकी परमिबिलिटी निकाल पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डार्सी का यूज करके, आप डार्सी के नियम का यूज करके आप इसकी परमिबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही बात करेंगे। बाकी अगर मेंस का कोई पेपर देखेंगे कन्वेंशनल, तो वहां पर ये कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की ही बात होगी, ठीक है ना। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग के नॉट से डिनोट करेंगे। इसका एक नाम और है, बोलते हैं इसको इंट्रिंसिक परमिबिलिटी, इंट्रिंसिक कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, अथवा परमिबिलिटी बस लिख देते हैं, परमिबिलिटी। के नॉट से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एम्पिरिकल फार्मूला है, उसी से निकाल लेते हैं। के नॉट बराबर होता है के इंटू कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इंटू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन पेपर में क्या आएगा, इसका यूनिट, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। इसके पेपर में अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिव में केवल आएगा, तो मैक्सिमम आने का जो चांस है यहाँ से वो 99% जो चीज आएगा वो आएगा इसका यूनिट। अगर आया पेपर में तो यूनिट ही आएगा, ठीक है। तो यूनिट इसका होता है मीटर स्क्वायर, अथवा क्या होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, अथवा क्या हो सकता है mm स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट होती है। एक यूनिट जो है बहुत पॉपुलर है। इन यूनिट में से भी अगर सवाल पूछा गया तो इनको तो थोड़ा कम पूछा जाएगा, लेकिन अभी जो लिख रहे हैं ये ज़्यादा आएगा। ये इंट्रिंसिक परमिबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा डार्सी, ठीक है ना। तो ये डार्सी पूछा जा सकता है। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि एक डार्सी बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक डार्सी बराबर होता है हमारा 0.987 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में पेपर आएगा तो ये फार्मूले से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला नहीं आएगा, यूनिट आएगा। यूनिट ही पूछने का ज्यादा चांस है। यूनिट में क्या पूछा जाएगा, डार्सी वाली चीज पूछी जाएगी, ठीक है ना। कहेगा इंट्रिंसिक परमिबिलिटी का
यूनिट क्या होता है, तो लिखा रहेगा ऑप्शन में डार्सी। ठीक है, तो ये डार्सी दिया रहेगा, बस ये थोड़ी सी जानकारी के लिए इसकी वैल्यू हम लिख दिए हैं। जब सवाल लगाएंगे हम लोग तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ता है कन्वर्जन में, अगर कभी न्यूमेरिकल आ गया तब, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो के नॉट बराबर हो गया के इंटू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, यूनिट ही यहाँ से याद रखेंगे। ये तभी यूज किया जाएगा जब जो है एक से ज्यादा सॉइल होंगे सॉइल मास में, अथवा क्या होगा हमारा फ्लूइड जो होगा केवल एक नहीं दो फ्लूइड बह रहा होगा। ठीक है ना, तब इसका यूज करके आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब एक चीज और बता देते हैं, तब और आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर हैं उसको जरूर देखिए। देखिए न्यू बराबर होगा डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से न्यू बराबर निकाल सकते हैं, म्यू बराबर निकाल सकते हैं न्यू इंटू रो। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यूनिट वेट बराबर रो इंटू जी। हम लोग क्या करेंगे, म्यू के जगह देखिए न्यू इंटू रो रखेंगे और गामा के जगह रो इंटू जी रख दे रहे हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा फार्मूला बदल जाएगा, ये भी याद रखेंगे आप। इसके जगह न्यू रो अपान रो इंटू जी। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेंसिटी को क्या करेंगे, कट कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा के नॉट बराबर, के तो बचा ही है, के ऊपर बचा है न्यू डिवाइडेड बाई जी बराबर 9.81। ठीक है, और हो जाएगा यूनिट किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका आपको पता रहेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फार्मूला यहाँ से और मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के नॉट, अथवा बोलते हैं इसी को इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं फिर। चलिए, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। आखिर आप परमेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, किसी सॉइल की परमेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके, मतलब टेस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं उनका यूज करके हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे, एब्सोल्यूट नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस के का मान निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते, देखिए तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक लैब में टेस्ट कर सकते हैं सॉइल को ला करके, एक फील्ड में कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेथड है, मतलब एक आप क्या करेंगे, लैब में टेस्ट कर लेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए है। लैब टेस्ट में कौन कौन सा नाम होता है वो आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, फील्ड टेस्ट, और तीसरा हमारा है इनडायरेक्ट मेथड में इक्वेशन का यूज करना है। देखिए लैब टेस्ट में क्या करना है, तीन मेथड होते हैं, उन तीनों मेथड का आपको नाम याद रखना है। एक हमारा है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, परमेबिलिटी टेस्ट लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं बिलिटी टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट का यूज तब करते हैं जब आपकी परमेबिलिटी जो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की निकालनी हो। ठीक है ना, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए इसी टेस्ट का यूज किया जाता है। तो आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, एसएससी जेई का अथवा किसी भी पेपर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है। ये चीज लिख सकते हैं, सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल लिख सकते हैं, CGS कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है ना, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है हमारा वेरिएबल हेड और इसी को बोलते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, परमेबिलिटी टेस्ट ये किसके लिए होगा, किसके लिए सुटेबल होगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। लिख सकते हैं सुटेबल फॉर
फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। उसके बाद देखिए इन दोनों केस में जो है सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, तब ये हमारे टेस्ट होते हैं। सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा नाम है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। ये जो टेस्ट होता है ना, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहे अथवा पार्शियली सैचुरेटेड रहे, दोनोों केस में होता है। ठीक है ना, दोनों केस में ये वाला सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यस बराबर 100% भी हो सकता है अथवा यस इज लेस देन 100%। ठीक है, मतलब कि ये फुल्ली सैचुरेटेड हो अथवा पार्शियली, दोनों के लिए सुटेबल है। ठीक, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से हो जाएगा। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस सॉइल के लिए सुटेबल है, तो आपको याद रखना है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मतलब मोटी मृदाओं के लिए। अगर आप बात करेंगे वेरिएबल हेड टेस्ट अथवा फॉलिंग हेड टेस्ट, तो ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए सुटेबल है, मतलब क्ले और सिल्ट के लिए। क्ले और सिल्ट के लिए अगर परमेबिलिटी का मान पूछ ले कि कितने के लिए ये वेरिएबल है, तो के का मान अगर ग्रेटर देन 10 के पावर -2 mm पर सेकेंड से अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो इस मेथड का यूज कर लेंगे, अगर सॉइल की परमेबिलिटी इतना दिखा रही है। लेकिन अगर ये वाला देखें, ये वाला आप देखेंगे तो इससे जब कम हो जाएगा, के का मान लेस देन 10 के पावर -2 mm पर सेकेंड से लेकर के 10 के पावर -5 mm पर सेकेंड के बीच में हो जाए, तो इस वाले टेस्ट का आप यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी महीन मृदाओं के लिए ये वाला और कोर्स वाले के लिए ये वाला। ये बस याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो फील्ड में ये 3 टेस्ट किए जाएंगे, कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड अथवा फॉलिंग हेड, और तीसरा हमारा है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें फील्ड टेस्ट में। ठीक है, फील्ड टेस्ट में चलेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं अथवा स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा। इसका लिख देते हैं, देखिए इसको बांट दे रहे हैं। इसका जो पहला मेथड है देखिए कौन सा है, पंपिंग आउट टेस्ट। पहला है इसका पंपिंग आउट टेस्ट। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, मिट्टी फील्ड में किया जाएगा, मिट्टी के अंदर से क्या करेंगे, पानी को खींच करके बाहर निकालेंगे, उसी के हिसाब से इसकी परमेबिलिटी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये किसके लिए सुटेबल है, जब इन्फ्लुएंस एरिया बहुत ज़्यादा है, फॉर लार्ज इन्फ्लुएंस एरिया। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, अथवा रेडियस कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस रेडियस कहिए अथवा एरिया कह दीजिए। ठीक है, हम एरिया कह दे रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे जब ये प्रैक्टिकल आपका कराएंगे तब। ठीक है ना, तो पहला हो गया। दूसरा टेस्ट इसमें करते हैं पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जमीन के अंदर पानी भरेंगे। ठीक है ना, मिट्टी के अंदर हम लोग पानी भरेंगे। ये तब यूज किया जाता है जब इसका इन्फ्लुएंस एरिया अथवा रेडियस जो है कम होता है। ठीक है, स्मॉल इन्फ्लुएंस एरिया के लिए ये यूज किया जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट मेथड में तो इक्वेशंस यूज होते हैं, उन इक्वेशन का यूज करके हम लोग के का मान निकाल लेंगे। पहला हमारा है कोजेनिक कार्बन इक्वेशन, कोजेनिक कार्बन्स इक्वेशन। ठीक है ना, तो पहला इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा कोजेनिक कार्बन इक्वेशन। उसके बाद आपको दिखेगा एलन हाइजेन इक्वेशन, पीछे ही देख सके हैं हम लोग। ठीक है ना, पीछे देख चुके हैं एलन हाइजेन इक्वेशन, आगे पढ़ेंगे। इनका यूज कर सकते हैं, टरजागी का यूज कर सकते हैं, टरजागी इक्वेशन, इनके भी इक्वेशन के हेल्प से आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इनडायरेक्ट मेथड, तो सारा हम इक्वेशन वहाँ पर लिखेंगे। टरजागी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लाउडेंस इक्वेशन है। ठीक है ना, लाउडेंस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और एक हमारा है कंसोलिडेशन इक्वेशन, वहां से के बराबर होता है CB/MB गामा W, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट हमारा कंसोलिडेशन इक्वेशन। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कुछ और नहीं करेंगे, अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग वैज्ञानिक यहाँ पर क्या है अपने अपने इक्वेशन दे करके गए हैं, उन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम लोग इनडायरेक्टली क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। ये दोनों डायरेक्ट मेथड है, ये दोनों डायरेक्ट मेथड है, मतलब लैब में प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे, और ये दूसरे चीजों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पर फंसा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है,
ठीक है ना। तो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे उम्मीद है। अब देखते हैं हम लोग पहला, हम लोग देखेंगे लैब टेस्ट करेंगे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और फिर करेंगे वेरिएबल हेड। तो आज के लेक्चर में ये दोनों टेस्ट हम कराएंगे और कैपिलरी जो वाला है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट वो हम नहीं कराएंगे, ठीक है ना। वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम वीडियो में नहीं कराएंगे, लेकिन नोट्स में वो मौजूद होगा, ऑफलाइन क्लास में उसको हम कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी नहीं कराएंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो पहला देखेंगे हम लोग कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। कोड यूज कर सकते हैं हम लोग 2720 IS कोड यूज होता है इसमें, IS 2720 पार्ट 5, ठीक है ना। तो यही केवल पूछ लिया जाएगा 2720, तो इसका यूज करके ये वाला हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, एक सॉइल मास होगा, ठीक है ना। एक सॉइल मास होगा, उस सॉइल मास को क्या करेंगे, एक सिलेंडर में भरते हैं। एक सिलेंडर होता है बिल्कुल गोल सा, समझा देते हैं। देखिए ये सिलेंडर है, डायमीटर इसका अगर देखेंगे ऊपर का डायमीटर तो ये होगा आपका 100 mm। इसकी हाइट देखेंगे ना आप तो दिखेगा 127.3 mm, 127.3 mm। अगर वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो आएगा 999.99 ml, ठीक है, यानी आएगा ये 1000 ml आ जाएगा, ठीक है ना। ml कर सकते हैं अथवा सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा, ये आपका सिलेंडर है पूरा भरा हुआ, नीचे ऊपर से खुला हुआ है। इसी के अंदर आपको सॉइल भरना है जिसका आपको प्रैक्टिकल करके क्या निकालना है, परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसी में आप सॉइल भरेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉइल भर दे रहे हैं, ये आपका सॉइल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो खाली जगह देख रहे हैं, आपको खाली दिख रहा है, खाली नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो पोरस प्लेट लगा रहता है। पोरस प्लेट मतलब उसमें से पानी बहुत तेजी से बहेगा। इस पोरस प्लेट की जो परमेबिलिटी होती है सॉइल से 10 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोरस प्लेट, ठीक है ना। पोरस प्लेट है, बहुत तेजी के साथ क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा। तो पहले क्या किया जाता है, पोरस प्लेट लगा दिया जाता है, पोरस प्लेट लगा देते हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मिट्टी भरी जाती है, मिट्टी भर लेंगे, सिलेंड्रिकल है, पीट पीट करके भर दिया जाता है। इस सॉइल सैंपल की लंबाई यहाँ पर हमें L पता रहेगा, ठीक है, L पता है। फिर मिट्टी भर लेंगे तो फिर ऊपर भी एक पोरस प्लेट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर पोरस प्लेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में आपका सॉइल मास है और ये सिलेंड्रिकल है तो शेप आपको सिलेंड्रिकल मिल जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता चल जाएगा। सॉइल जो आपको दिख रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कुछ इस तरीके से तो दिखेगा, यही तो है, ठीक है। यानी π/4 d² अथवा फाई का स्क्वायर, आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि इस पोरस प्लेट की मोटाई हमें पता रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में वो देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर L का मान देगा और इसका डायमीटर भी देगा सैंपल का, ठीक है ना। तो 10 देगा अथवा 10 सेंटीमीटर से कम ही ये दे देता है फाई का मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 100 mm होता है। तो इस तरीके से आप सॉइल सैंपल होगा और इस सॉइल सैंपल जो इसमें रहेगा ये फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरे जैसा बनाते हैं, आपको समझाने के लिए बस बनाए हैं। ये सिलेंडर आपको बता दिए ये साइज, ठीक है ना। चलिए बताते हैं कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, तुरंत हम लोग कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है केवल ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पहले लिख दें जो आपके पेपर में, इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ये मोटी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ये परीक्षण जो है मोटी मृदाओं के लिए ही उपयुक्त है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये जरूर याद रखेंगे। 27 तारीख SSC JEE का पेपर है, 100% उसमें यहाँ से एक प्रश्न दिखेगा, ठीक है ना। चलिए एक सॉइल सैंपल बना रहे हैं। अब आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, वास्तव में सिलेंडर है लेकिन आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, बस आप 2D बना रहे हैं। तो सॉइल सैंपल हम बना रहे हैं, वास्तव में जब प्रैक्टिकल होता है ना तो ये वर्टिकल होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे पट कर दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा इसीलिए, ठीक है। ये पोरस प्लेट है, यहाँ तक ये पोरस प्लेट और ये पोरस प्लेट है, इस तरीके से है। सॉइल जो है इसके अंदर ये है सॉइल, नीला नीला दिख रहा है दूसरे कलर से, ठीक है। ये सॉइल मास है, इसकी लंबाई आपकी L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको पता ही है, वास्तव में सिलेंडर है, इसको लेटा दिए हैं। वास्तव में ये खड़ा ही रहता है प्रैक्टिकल में, लेकिन जानबूझ करके लेटा दिए हैं। यहाँ से क्या देखिए, एक रिजर्वायर जुड़ा होगा, रिजर्वायर यहाँ से जोड़ देते हैं।
समझाने के लिए ऐसा बना रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो डार्सी लॉ जब हम पढ़ रहे थे ना तो ऐसे ही हम बना दिए थे, ऐसे ही बनाए थे, इसीलिए बना रहे, नहीं तो फिर इसको हम खड़ा कर देते, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बना दे रहे हैं 2 रिजर्वायर, ठीक है। ये दोनों रिजर्वायर जो है एक ही लाइन पर हैं, हम थोड़ा सा ऊपर बना दिए हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका फिगर है, फिगर है ये आपका, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं है, मिटाए नहीं। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक रिजर्वायर लगा हुआ है, इसमें पानी का हेड ये है, यहाँ पर एक रिजर्वायर लगा हुआ है, इसमें पानी का हेड हमारा यहाँ है, ठीक है ना। अब क्या देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं, देखिए यहाँ से क्या है, थोड़ा सा गैप बना दे रहे हैं, इससे जस्ट पानी ज़्यादा होगा ना, तुरंत पानी जो है बाहर गिर जाएगा। और यहाँ पर एक जार रख दे रहे हैं, जार रख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर जार रखे हुए हैं। अब क्या है, पहले जब ये अरेंजमेंट करते हैं ना तो पहले सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली सैचुरेट कर लेंगे, ठीक है। जब सैचुरेट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पानी खोलना है। मान लीजिए अभी पानी हम लोग बंद किए हुए हैं, ठीक है ना। अब जब फुल्ली सैचुरेट हो गया ना तो यहाँ से धीरे से हम लोग खोलेंगे। और क्या करना है, पूरे प्रैक्टिकल के दौरान आपको क्या करना है, ये हेड जो है कांस्टेंट रखना है, इसका नाम ही है कांस्टेंट हेड। जब ये पानी यहाँ से बहेगा, ऐसा नहीं कि पानी खत्म हो जाए, जितना पानी यहाँ से निकले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पानी यहाँ से डालते रहेंगे। तो ये हेड आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी और ये भी हेड आपका कांस्टेंट होना चाहिए पूरे प्रैक्टिकल में, ठीक है। पूरे प्रैक्टिकल के दौरान ये हेड दोनों में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ से बीच से देख लीजिए, यहाँ से इसकी हाइट हमारा h1 है और यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से इसकी सेंटर से इसकी हाइट मान लेते हैं h2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो हेड लॉस है वो हमें दिख जाएगा h बराबर h1 माइनस h2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया हेड लॉस, ये चीज़ें हैं। अब क्या, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इसको खोल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग किसी निश्चित समय के लिए, मान लेते हैं टी समय तक के लिए, टी समय मतलब मान लीजिए 60 मिनट, ठीक है ना। मान लेते हैं 60 मिनट के लिए इसको खोल दिए। जैसे थोड़ा सा पानी इसमें से इसमें इंटर करेगा, अब ये फुल्ली सैचुरेटेड है, जैसे इसमें पानी देखिए हेड इधर ज़्यादा उधर हेड कम है, तो पानी जो है इधर ही फ्लो होगा, ठीक है ना। रेड से बना देते हैं, पानी फ्लो होगा इधर से उधर, तो पानी इसमें पहुँचा, ठीक है। फिर जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें जाकर के ऊपर पहुंचेगा। जैसे इसमें पानी पहुंचेगा, इससे ज़्यादा हेड जैसे होगा ना, यहाँ पर नाला बना रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा पानी उठते क्या होगा, पानी यहाँ पर गिरने लगेगा। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट के लिए इसको छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। 60 मिनट के लिए छोड़ दिए मतलब t बराबर 60 मिनट, तो कर सकते हैं इसको कितना सेकंड में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारा 3600 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब खोले रहेंगे ना तो 60 मिनट के लिए इसमें पानी लगातार गिरेगा, तो पानी गिर करके क्या होगा, यहाँ तक मान लीजिए आ गया। ये पानी आएगा किसमें, वॉल्यूम में आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज बराबर होता है Q बराबर वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है ना। इतने समय में 60 मिनट में कितना पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। इस सॉइल के अंदर जो है वो 60 मिनट में इतना पानी गया होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। मीटर क्यूब पर सेकेंड कह सकते हैं अथवा मिनट कह सकते हैं। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिनट रहेगा, 3600 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारा सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ और नहीं कर रहे हैं, हेड को कांस्टेंट रख रहे हैं और जब पानी खोल रहे हैं तभी आप क्या कर रहे हैं, समय देख ले रहे हैं, ठीक है। समय देख ले रहे हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट टाइम पर कोई एक टाइम आप इंटरवल निश्चित किए हुए हैं कि 1 घंटे बाद हमें क्या करना है, पानी देखना है कितना इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो पानी जैसे एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर पानी गिरेगा, 1 घंटे में जितना पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसी को तो कह देंगे हम लोग डिस्चार्ज। वॉल्यूम यहाँ से पता चलेगा, वॉल्यूम में पता चलेगा 1 लीटर गिरा, 2 लीटर गिरा अथवा 10.5 मीटर क्यूब, कुछ भी, ठीक है ना। वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, डिस्चार्ज, ठीक है। और जब डिस्चार्ज पता चल जाएगा तो इस सॉइल का हम लोग के निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। तो इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट गए हम।
चलिए ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब के का मान हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डिस्चार्ज हमें पता चल गया, डिस्चार्ज बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टाइम टी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं डिस्चार्ज Q बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टाइम। जितने टाइम इंटरवल में आप क्या किए हैं उसको कलेक्ट किए हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो Q बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम टी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, सेकंड में कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड में, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, डार्सी लॉ। इक्वेशन 1 हो गया। डार्सी लॉ बराबर हम लोग जानते हैं, डार्सी लॉ बराबर होता है Q बराबर के आई ए, ठीक है ना। आई क्या है हमारा, HL अपान L, मतलब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और I बराबर होता है हेड लॉस अपान लेंथ, ठीक है। तो सॉइल मास का लेंथ L है और हेड लॉस अभी हम बताए थे H था, H1 माइनस H2, तो हेड लॉस आपको पता रहेगा। तो I की जगह रख सकते हैं, तो Q की जगह लिख सकते हैं V अपान टी। देखिए V जानबूझकर कैसे लिख रहे हैं, V अपान टी के और I की जगह रख रहे हैं H अपान L। H हमारा हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, ठीक है ना। यहाँ से K का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए K का मान निकालेंगे, L इधर हो जाएगा, H जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा फार्मूला। यहाँ बनाते हैं K बराबर, देखिए L गुणा हो जाएगा V इंटू L डिवाइडेड बाई, देखिए H और T नीचे और A भी नीचे, तो ये हो जाएगा T H इंटू ए, ठीक है ना। तो K बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू लेंथ ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इंटरवल जो था वो रखेंगे यहाँ पर। H हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हेड लॉस A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये लिखा है वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं बोला था, बोला और नीचे लिखा है था, ठीक है ना। तो बोला L ए नहीं लिखे तो इसे लिखें बोल और था नीचे, ठीक है, बोला था, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ और लिख सकते हैं, V अपान टी को, वॉल्यूम अपान टाइम को हम लोग डिस्चार्ज लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, K बराबर लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, K बराबर QL, देखिए V अपान टी को Q लिख दे रहे हैं, QL अपान HA, ठीक है ना। अगर H को आप हेड लॉस लिखना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, HL कर दीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकेंड अथवा मीटर पर सेकेंड, जिसमें आप यूनिट रखेंगे Q का और सारे डायमेंशन जिसमें रखेंगे उसी में ये यूनिट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट हेड का टेस्ट करके परीक्षण करके हम लोग क्या करेंगे, K का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट हेड हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल हेड टेस्ट का, उसको भी समझा देते हैं, अभी वो खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव सवाल आपका यहाँ से हो जाएगा। और मेंस की भी बात करें, सिविल सर्विस में 2005 में जो है इस प्रैक्टिकल के बेस पर एक क्वेश्चन आया था 60 नंबर का, ठीक है ना। अगर एसके गर्ग आपके पास बुक है तो उसमें आप देखेंगे जहां पर ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट खत्म होता है वहीं पर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2005 में आया था। चलिए अगला देखते हैं, वेरिएबल हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अथवा इसी को बोलते हैं फॉलिंग हेड और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है पहले उसको लिख देते हैं, इट इज सुटेबल फॉर, इट इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा क्ले अथवा क्या बात होगी हमारी सिल्ट की, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल हमारे कौन होते हैं, क्ले और सिल्ट। पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो शुरुआत से अगर आप बीच में हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो शुरू से जरूर ये लेक्चर देखिए, ठीक है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो सुटेबल होगा, ये जो मेथड वो होगा हमारा फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो लाइन लिखा हुआ है यही हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलिंग हेड टेस्ट अथवा वेरिएबल हेड टेस्ट जो होता है
महीन मृदाओं की परमेबिलिटी निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है। पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं, वहां से भी के का मान निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है और ये हेडिंग आपको पता होना चाहिए। क्या है हमारा? वेरिएबल हेड टेस्ट अथवा फॉलिंग हेड टेस्ट, ठीक है। इसमें भी वही सेम काम करते हैं। इस बार देखिए जो रियल में लैब में होता है वैसा सॉइल मास बना रहे हैं। ये हमारा सिलेंडर है, वही सेम वही है, दूसरा नहीं है, वही वाला है जैसे उसमें था। अब बस क्या है, इसको ना हम सिलेंड्रिकल ना बना के आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो वास्तव में रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, गोल है। ये नीचे ऊपर क्या है? पोरस प्लेट है। बीच में आपका सॉइल मास है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वही है, बस के का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, किस सॉइल के लिए सूटेबल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सॉइल मास की लंबाई मान लेते हैं एल है, सॉइल मास की लंबाई ये है। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे सॉइल का ना, तो ए दिखेगा, ए हमारा क्या है, हमारा देखिए ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास, ठीक है ना। जो सॉइल मास है उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये मान लिए। अब क्या देखिए, जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना तो पहले ही सॉइल को फुली सैचुरेट कर लिया जाता है। इसको क्या कर दे रहे हैं, एक टब में इसको रख दिया जाता है। एक टब है देखिए, उसी में रख दे रहे हैं, एक टब है, ठीक है ना, एक टब है। इसमें वाटर का जो लेवल है कुछ ये है, वाटर का लेवल, वाटर का लेवल ये है, ठीक है ना, जानबूझ करके बीच में नहीं बनाए हैं। वाटर लेवल इसमें इतना है। इसके जस्ट बाद अगर पानी ऊपर हुआ तो यहाँ से काट दे रहे हैं, इससे जस्ट ऊपर पानी होगा तो पानी तुरंत जो है बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। अब क्या देखिए, पोरस है तो पानी जो है इसमें पहले आएगा, इसमें से पोरस प्लेट में आएगा, तुरंत इसे पार होके जब इसे टंकी में आएगा ना तो पानी का हेड तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत पानी बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक पीजोमीटर जैसा एक ट्यूब रहता है जिसको बोलते हैं स्टैंड पाइप, बिल्कुल गोल सा रहेगा, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए एक पाइप बना दे रहे हैं, स्टैंड पाइप बोलते हैं इसको, पीजोमीटर लिखा रहेगा कहीं कहीं, स्टैंड पाइप है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टैंड पाइप, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता रहेगा, इसका जो है ए रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए है इसका एरिया, इस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल करने से पहले क्या होगा ना, यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा रहता है, वैसे यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन जानबूझ के हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर लगा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। शुरुआत में क्या देखिए, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, पानी रेड से बना दे रहे हैं, रेड से दिखेगा ही नहीं, काले से बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्यूब है आपका, काले से ट्यूब बना दे रहे हैं, पानी को हम रेड से बना दे रहे हैं ताकि इसमें दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। शुरुआत में देख रहे हैं पानी का हेड इस जगह पर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पानी, इसमें पानी जो है वाटर लेवल यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा हेड लॉस ही तो कहलाएगा। दोनों वाटर टेबल के डिफरेंस को बोल देते हैं हेड लॉस। तो शुरुआत में हेड लॉस हमारा H1 है, ठीक है ना। मान लेते हैं किसी समय t पर, मान लेते हैं t बराबर T1, जैसे 12 बजे, ठीक है ना। 12 बजे देख रहे हैं तो जो हेड में डिफरेंस हो रहा है इस वाटर टेबल में और इसके वाटर टेबल में जो हेड डिफरेंस है वो हमारा H1 है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को करने से पहले क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल को करने से पहले क्या किया जाता है, ये जो बंद किया हुआ कॉक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, स्टॉप कॉक जिसको बोलते हैं, वास्तव में यहाँ लगा रहता है लेकिन जानबूझ करके यहाँ लगाए हुए, ठीक है। इसको खोल देते हैं, पहले इसको सैचुरेट कर देते हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है। अब क्या देख रहे हैं, T बराबर T1 पर वाटर हेड यहाँ पर है, ठीक है। इस ट्यूब में जो वाटर लेवल है आपका दिख रहा है जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका मौजूद है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम खोल दे रहे हैं, ठीक है। जब खोल देंगे तो क्या होगा, इसमें जो मौजूद पानी है, ठीक है, देखिए रेड रेड बना दे रहे हैं, इसमें जो मौजूद पानी है पोरस प्लेट को पास करेगा, पास करते हुए क्या करेगा, इस सॉइल में आएगा और सॉइल से गुजरते हुए क्या करेगा, इस पोरस प्लेट में आएगा, पोरस प्लेट को पार करके क्या करेगा, इस टब में आएगा। जब इस टब में आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा, तुरंत जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा यहाँ से पानी बाहर गिर जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जार रखे रहेंगे। तो एक जार रख देते हैं,
जार रख दिए, पानी जैसे बढ़ा क्या होगा, पानी आकर के यहाँ पर गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है देखिए, T1 समय पर यहाँ था, हम लोग मान लेते हैं T2 समय पर ये हेड यहाँ से आकर के नीचे पहुँचाया, कितना मान लेते हैं 3 बजे, 12 बजे, T1 बराबर 12 बजे मान लेते हैं और T2 बराबर मान लेते हैं 3 बजे, ठीक है। देखिए जो T2 समय, T बराबर T2 मान लेते हैं 3 बजे, 3 घंटे के अंतराल पर क्या हुआ, वाटर जो था, वाटर का हेड जो पाइप के अंदर दिख रहा था लेवल, वो हमारा क्या हो गया, H1 से क्या आ गया हमारे H2 पर आ गया, इस जगह पर H2 पर आ गया, ठीक है ना। अब जब इतना आया ना, तो जितना पानी यहाँ पर था मौजूद, उतना ही पानी क्या हुआ, सॉइल के अंदर से होते हुए क्या हुआ, टब में आया और टब में आते ही बाहर क्या करके यहाँ पर गिर गया, जार में हम लोग उसको इकट्ठा कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक चीज और जनरल चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी समय टी पर, कोई एक समय जनरल समय कोई ले ले रहे हैं टी, किसी और समय पर, ये तो T1 था, ये T2 हो गया, इसको देखिए T1 कह दे रहे हैं, इसको T2 कह दे रहे हैं, ठीक है। 3 बजे वाले को हम लोग कह दे रहे हैं T2 और 12 बजे वाले को T1 कह दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, कोई एक समय ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम ले ले रहे हैं, कोई एक समय है बीच में, कोई एक समय है 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे, कोई एक समय है मान लेते हैं T समय पर, ठीक है ना। T समय पर जो हेड था हमारे वाटर का इसमें, वो हमारा मान लेते हैं स्मॉल h है, ठीक है ना, स्मॉल h है। अब क्या देख रहे हैं, इसी समय के जस्ट बाद, एक छोटे समय के लिए 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं, पानी का हेड अभी जो यहाँ मौजूद था वो थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, कितना दूरी तय किया, मान लेते हैं dh दूरी तय किया। dt समय में क्या हो रहा है, ये हेड जो है कितना दूरी तय कर ले रहा है, dh दूरी तय कर ला रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ट्यूब में निकाल सकते हैं कितनी वेलोसिटी, dt समय में क्या हो रहा है, वो dh दूरी तय कर रहा है, दूरी बटे समय कर देंगे तो वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। वेलोसिटी बराबर हो जाएगा dh अपान dt, दूरी बटा समय, बहुत छोटे समय के लिए। तो आप देखेंगे ना, तो ये बिंदु, जो ये बिंदु दिख रहे हैं, ये वाला बिंदु और ये बिंदु जो है बहुत नजदीक रहेंगे, ठीक है, बहुत नजदीक रहेंगे। तो जो हेड यहाँ पर दिख रहा है, हेड लॉस आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको h दिख रहा है, ठीक है, ये h दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी देखिए dh बराबर क्या होगा, देखिए dh का मान h2 माइनस h1, पहले ऊपर था H1 कह सकते हैं, थोड़ा नीचे आ गया उसको H2, तो H2 इसमें कम होगा, H1 ज़्यादा, तो ये आएगा किसमें, आपका माइनस में आएगा, ये आप लिख सकते हैं माइनस, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी पता चल गया तो आप रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ट्यूब निकाल सकते हैं। ट्यूब कैसे, मतलब डिस्चार्ज ही निकालना, डिस्चार्ज बराबर होता है क्या हमारा, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो एरिया इसका A है और वेलोसिटी आपको पता चल गया। तो रेट ऑफ फ्लो कहें अथवा डिस्चार्ज कहें, बात एक ही हो सकता है, एक ही होता है। तो लिख लेंगे डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मान लेते हैं, वाटर इन ट्यूब, ठीक है ना। ट्यूब में कितना हो जाएगा, Q बराबर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया कर दे रहे हैं। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A है, तो माइनस DH अपान DT इनटू A, ये हो जाएगा डिस्चार्ज। इक्वेशन 1 कर दिए, ठीक है ना। अब क्या है, जितना डिस्चार्ज यहाँ से निकला होगा, यहाँ से निकल करके इधर आया होगा, उतना ही डिस्चार्ज क्या है, इस सॉइल से पास हो करके क्या हुआ होगा, यहाँ पर पहुँचा होगा, ठीक है ना। तो जो डिस्चार्ज यहाँ पर हुआ है ट्यूब में, वही डिस्चार्ज आपका सॉइल में होगा, वही सॉइल से यहाँ से पास होगा। उस समय जो हेड लॉस है आप देख रहे हैं, वो हमारा स्मॉल h है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्चार्ज इन सॉइल इन टाइम dt। तो निकाल सकते हैं डिस्चार्ज थ्रू लिख सकते हैं थ्रू सॉइल इन टाइम dt समय में यहाँ से कितना डिस्चार्ज हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्चार्ज यहाँ से निकला होगा वही डिस्चार्ज इससे गुजरा होगा। तो हम लोग जानते हैं डार्सी बराबर होता है, डार्सी लॉ के अनुसार Q बराबर होता है
KIA, ठीक है ना। अब देखेंगे I का मान देखेंगे ना तो हेड लॉस क्या है, DT समय पर इस जगह पर देख रहे हैं तो हेड लॉस हमारा स्मॉल h है और लेंथ तो आपको L दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q बराबर हो जाएगा K, I की जगह स्मॉल h अपान L इंटू एरिया। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2, ये डिस्चार्ज जो होगा वो बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि DT समय में इतना डिस्चार्ज हो रहा है पाइप के अंदर, उतना ही पानी तो इधर आएगा DT समय में, वही तो इधर से भी गुजरेगा, तो ये दोनों डिस्चार्ज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 कर लेंगे। जब दोनों कर लेंगे फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको T1 से T2 तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और जो हाइट है, हेड गिर रहा है, उसको H1 से लेकर के H2 तक क्या करेंगे हम लोग, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। K का मान आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा मिटा रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन के एक दूसरे के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मिटाएं, ठीक है ना। उम्मीद हो गया होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो जब सॉइल से बहेगा तो सॉइल का ही एरिया आपको लेना है, सॉइल का ही एरिया लेना है, तभी तो सॉइल का आपके यहाँ पर ले पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये फिगर हम मिटा रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो फिगर दिखेगा, अपने कॉपी पर जरूर बना लीजिए, ठीक है। इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो इक्वेशन हमारा 1 था, इक्वेशन 1 था हमारा Q बराबर माइनस DH अपान DT इंटू A। इक्वेशन जो 2 है वो हमें दिख रहा है, दूसरा इक्वेशन दिखा है Q बराबर KH अपान L इंटू A, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया है। अब क्या दोनों डिस्चार्ज बराबर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बराबर इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, देखिए K है, K H अपान L इंटू A बराबर 1, देखिए DH अपान DT इंटू A, ठीक है। माइनस साइन है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए T को इधर भेज दे रहे हैं, DT को इधर भेज दे रहे हैं और H अपान L को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा K, DT आ गया, A तो यहाँ पर है A इंटू DT, ठीक है, बराबर L का इधर गुणा कर लेंगे, L का इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, A पहले से था तो ये हो गया AL और DH अपान H हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं इसको, समय वाले को T1 से लेकर के T2 तक और हेड वाले को देखेंगे हम लोग H1 से लेकर के H2 तक, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या देखिए, यहाँ पर 1 है, वो वास्तव में यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो DT के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा T, तो ये हो जाएगा KA और ब्रैकेट में लिखेंगे T2 से लेकर के T1 तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे, बराबर देखिए इसका हो जाएगा माइनस का AL, ये अगर लिखा हो 1 अपान x dx इंटीग्रेशन होता है तो ये होता है log बेस ई x, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन होता है तो लिख सकते हैं log h लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं log बेस ई h, ठीक है ना। अपर लिमिट लिखेंगे और फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा लें, तो देखिए क्या है, यहाँ पर आएगा अपर लिमिट पर रखना है T2 माइनस T1 कर लेंगे, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। T2 माइनस T1 कर लेंगे, यहाँ पर H2 माइनस H1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए KA T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा माइनस का AL लॉग H के जगह अपर लिमिट पहले H2 फिर माइनस H1 करना है, तो लिख कर लेंगे हम लोग लॉग बेस E H2 माइनस लॉग बेस E H1, ठीक है। ये काम कर लेंगे, बाहर माइनस हम लोग अंदर करेंगे, अंदर माइनस कर देंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में, और T2 माइनस T को बोल देते हैं टाइम इंटरवल T, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा KA इंटू T। आगे देखिए यहाँ पर माइनस को अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा AL, उसके बाद ब्रैकेट में देखिए log H2 बेस E माइनस log H1 बेस E, माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो लिख सकते हैं log बेस E H1 माइनस log बेस E H2, ठीक है। ये कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं माइनस होता है तो m अपान n हो जाता है log में, तो ये हो जाएगा KA इंटू T बराबर AL log बेस E H1 अपान H2। ये काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं उसके बाद देखिए, इसको K को इधर रख लीजिए, बाकी 80 को उधर भेज देना, तो K बराबर हमारा हो जाएगा
AL अपान AT log बेस E H1/H2, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका निकल करके आ गया, ये फार्मूला आपको निकल करके आ गया, ये आपको याद रखना है। अगर बेस E हटाना है, बेस 10 में लाना है तो 2.303 का गुणा कर लेंगे, तब भी हो जाएगा K बराबर 2.303 AL/AT लिख लेंगे log बेस 10 H1/H2, ठीक है। तो ये फार्मूला आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। तो पूरा प्रैक्टिकल ऐसे किया जाता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 2 ही पॉइंट याद रखना है कि ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है और इसकी जो परमेबिलिटी होती है K बराबर होता है 2.303 A इंटू L। A स्मॉल वाला है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब स्टैंड ट्यूब है उसका लेंथ हमारा क्या है, सॉइल मास का डिवाइडेड बाय AT क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास, T है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 कर लेंगे। उसके बाद लिखा है log बेस 10 पर H1/H2, मतलब पहले एकदम शुरुआत में देखेंगे तो हेड ज़्यादा होगा, उसको ऊपर रखना है, जिसका हेड कम होगा वो नीचे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से K का मान आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल वास्तव में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कॉपी पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से बस 2 ही पॉइंट याद रखना है, K का मान और साथ ही साथ किसके लिए ये जो मेथड है, ये वाला टेस्ट है सुटेबल है। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए ये जो टेस्ट है वो सुटेबल है और K का मान आपका निकल करके आ गया। तो ये याद रखना है K बराबर AL/AT log बेस 10 H1/H2, ठीक है। ये याद करके रखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमारा काम हो गया, ये तो फार्मूला हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए एक काम हो गया हमारा, किस सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। एक ऑब्जेक्टिव और आएगा यहाँ से, क्या कहेगा, फॉलिंग हेड टेस्ट हो रहा है, फॉलिंग हेड टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। फॉलिंग हेड टेस्ट हो रहा है, ये आपका ट्यूब है, ठीक है। कह रहा है कि पहले जो हमारा हेड था इसका शुरू में वो H1 है, ठीक है ना। पहले हेड इसका H1 है, क्या हो रहा है 10 मिनट बाद, मतलब T समय बाद क्या हो रहा है, इसका हेड जो है गिर जा रहा है, कुछ गिर गया, अब हेड रह गया हमारा H2, ठीक है। कितने समय बाद, T समय बाद। फिर कह रहा है इसी T समय में, जैसे मान लीजिए पहले शुरुआत 12 बज रहा था, कह रहा 12:10 पर देखे, 12 बजे देखे तो हेड H1 था, 12:10 पर देख रहे हैं तो हेड बस इसमें H2 बचा है, ठीक है। फिर कह रहा 12:20 पर देख रहे हैं, मतलब इसी टाइम इंटरवल में, उसी टाइम इंटरवल में देख रहे हैं जो हेड है H2 से गिर करके कितना रह जा रहा है, H3 रह जा रहा है, ठीक है ना। H3 रह जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो आपका क्या होगा, इन तीनों में रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये समय जो है कांस्टेंट है और हेड जो है अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। कोई हेड H1 दे रखा है, उसके बाद कहेगा कुछ एक निश्चित समय में 10 मिनट में क्या हो रहा है, हेड देख रहे हैं 10 मिनट बाद तो H2 रह जा रहा है, फिर अगले 10 मिनट बाद देख रहे हैं, मतलब हेड जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट है, तो कह रहा है हेड H3 है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फार्मूले से हम लोग इस T का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर T लिखा हुआ है, ठीक है। इस T को यहाँ कर दीजिए तो K आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा T, ठीक है ना। तो दोनों केस में देखिए जब H1 से H2 तक आ रहा है तब भी समय आपका वही है, ठीक है ना। जब क्या हो रहा है H2 से आकर के H3 पर आ जा रहा है तब भी समय आपका वही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला टाइम वही टाइम है, फिर क्या कर रहे हैं दूसरे केस में H2 से जब H3 पर आ रहा है तो 2.303 AL सब कुछ वही है इंटू ए के, सॉइल वही है तो K वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा। H2 से क्या हो रहा है, H3 आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों समय बराबर है तो इसको उठा करके क्या करेंगे, इसी के बराबर रखेंगे। जब बराबर रख देंगे ये समय तो क्या होगा, ये जो होगा ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा H1/H2 बराबर H2/H3, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये बचेगा और ये बचेगा इस साइड, ये बचेगा उस साइड। जब बराबर करेंगे तो यहाँ से H2 का मान आ जाएगा, H2 किधर गुणा कर देंगे, H3 को इधर, H2 का स्क्वायर बराबर H1/H3, ठीक। अब H2 बराबर आ जाएगा हमारा √H1 और H3। तो केवल H1 और H3 दिया रहेगा और H2 की बात आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। H1 दिया रहेगा, कहेगा हमारा कितना
4 मीटर है, H1 4 मीटर है, कुछ ऐसे दे देगा, कहेगा 4 मीटर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 10 मिनट में देख रहे हैं 10 मिनट बाद जो है वाटर हेड हमारा गिर करके H2 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर 10 मिनट बाद देख रहे हैं तो इसका जो हेड रह गया वो कितना रह गया हमारा 1 मीटर रह गया। 1 मीटर रहेगा तो बताइए H2 क्या होगा। तो आप H1 और H3 का मान रखेंगे तो H2 निकल करके आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 3 पॉइंट किस सॉइल के लिए है तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए फार्मूला क्या है, K बराबर, K को इधर कर दीजिए, T को यहाँ कर दीजिए, फार्मूला दिख जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपका ये वाला, ठीक है, एट कांस्टेंट टाइम T पर H1 H2 और H3 में रिलेशन, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर दिक्कत होगा कहीं तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिमाग से कोई बात कट गई होगी तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।